नमस्कार मित्रों, मैं विकास सिंह धे IAS-PSC भोपाल से आपसे के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। और आज का जो एक प्रमुख उद्देश्य चर्चा का साक्षात्कार प्रक्रम में है, वो आगामी एक परीक्षा है ARO की, जिसे आप रिसर्च ऑफिसर के रूप में जानते हैं, जो अनुसूचित जाति जनजाति विभाग के अंतर्गत स्थापित किया गया है। और कम पद है और एक दिन का साक्षात्कार है, जो संभवतः मार्च अप्रैल में किसी भी समय आयोजित हो सकता है। सितंबर में ही परीक्षा हुई थी। मैं उसके संदर्भ में यह बताना चाहता हूं कि हमको किस दृष्टि से ARO परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि बच्चों के लिए इसमें कोई विशेष योग्यता नहीं मांगी गई है और ARO पद के साथ बच्चों को ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि उन्हें अपने लेवल पर तैयारी क्या करनी है। एक तो देखिए, जो डायमेंशंस हैं वो 2 डायमेंशन विद्यमान है उस पूरे इंटरव्यू के। पहला डायमेंशन जो उससे जुड़ा हुआ है वो है व्यक्तिगत विवरण से जुड़ा हुआ प्रश्न, जिसमें व्यक्तिगत विवरण से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और दूसरा, जो सर्वे ऑफिसर के रूप में, सर्वेक्षण अधिकारी के रूप में आप जनजातीय विकास के प्रति या जनजातीय कल्याण के प्रति आपकी दृष्टि और ज्ञान किस तरीके का है, इसका परीक्षण किया जाना है। तो ये 2 ही डायमेंशन से आपको तैयारी करने की दिशा में अग्रसरित होना है। जो भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं, जो ARO की परीक्षा के साक्षात्कार के लिए तैयारी कर रहे हैं, जब हम बात कर रहे हैं व्यक्तिगत विवरण पत्रक की, तो व्यक्तिगत विवरण पत्रक में कुछ निश्चित स्थान है जहां से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपका जिला जहां से आप संबंधित हैं, उसकी विशेषता का जरूर अध्ययन कीजिए। आपकी डिग्री जो आपने अध्ययन के दौरान चुनी है, उसके विषय में मौलिक जानकारी जरूर रखिए, जो भी आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में चुना है, क्योंकि वर्तमान समय में PSC में अलग अलग सब्जेक्ट के प्रोफेसर्स विद्यमान हैं, इसलिए वहां पर आपको अपने विषयगत मौलिक जानकारी होनी चाहिए। और तीसरा पक्ष, अगर आप किसी रोजगार से संबंधित हैं, तो उस रोजगार से संबंधित प्रश्न उठ सकते हैं कि ये ARO में कैसे कंट्रीब्यूट करेगा, या आप क्या मौलिक रूप में कर रहे हैं, क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसका अनुभव कहाँ इस्तेमाल करेंगे आप, इस तरीके के प्रश्न। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें, तो वो जो आप रुचि या अभिरुचि वाला जो कॉलम रख रहे हैं, उससे भी प्रश्नों की प्रवृत्तियां हैं। ये 3-4 मेजर पोर्शन है जहां पर आपके प्रश्नों की प्रवृत्तियां बनती हैं, जिनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके ग्रेजुएशन वाला पोर्शन या पोस्ट ग्रेजुएशन वाला, मतलब शिक्षा वाला पोर्शन है व्यक्तिगत विवरण में, जहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्योंकि इस पद के संदर्भ में कोई विशेष योग्यता नहीं मांगी गई है, कोई विशेष अनुभव नहीं माना गया है। आप अगर किसी रोजगार में नहीं है, तो आपका परीक्षण, आपका बेसिकली जो स्नातक या स्नातकोत्तर का विषय है, PG या ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है, उसमें अर्जित किया नॉलेज है, तो वहां से मौलिक प्रश्न जरूर पूछे जा सकते हैं, इसलिए उसको जरूर तैयार कीजिएगा। तो ये डायमेंशन तो आपका बेसिकली ARO की साक्षात्कार प्रक्रम में तैयारी में उस तरफ ध्यान केंद्रित करना है जो व्यक्तिगत विवरण से जुड़ा हुआ है। अब दूसरी तरफ जब हम आ जाते हैं, वो है आपकी जनजातीय कल्याण विभाग का यह पद है। सबसे पहले तो इस पद के कर्तव्य और दायित्व आपको पता होने चाहिए कि ARO पद पर जाकर के आप क्या कर्तव्य और दायित्व निभाने वाले हैं। यह पद चूंकि अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग का है, इसलिए आपको उस विभाग की प्रशासनिक जानकारी भी अवश्य होनी चाहिए, मंत्रालय जनित जानकारी। इवन मध्य प्रदेश और भारत राष्ट्रीय स्तर पर दोनों की ही जानकारी होनी चाहिए। अब चूंकि आप ARO के पद पर जनजातीय कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं, तो विशेष संदर्भ की अगर हम बात करें, तो मध्य प्रदेश की जो जनजातियां हैं, उनके विषय में आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे मध्य प्रदेश के उत्तर, पूरब, पश्चिम, दक्षिण में जो अलग अलग जनजातियों का प्रवास है, मुख्यतः वो 7 प्रमुख जनजातियां जो मध्य प्रदेश में निवास करती हैं, आपके जिले में जो जनजातियों का प्रवास है, उनके विषय में आपको जानकारी पर जरूर होनी चाहिए। जनजाति कल्याण की जो केंद्र और राज्य की योजनाएं चल रही हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जनजाति जनगणना के बारे में आपको स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए, मतलब आंकड़ागत जो पक्ष है वो स्पष्ट होने चाहिए।
केंद्र राज्य की योजनाओं का परीक्षण और उसका जो परिणाम है उस पर भी आपके पास नॉलेज होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें तो मनरेगा जैसी योजना में कितने प्रतिशत अनुसूचित जाति जनजाति के लोग अपना रोजगार ग्रहण करके अपने जीवन में उन्नयन की स्थापना कर रहे हैं, ये सारी चीजें सप्लीमेंट्री आंसर के रूप में आपको योगदान प्रदान कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो आपके यहाँ जो जनजातीय प्रक्रम है जिसमें पीवीटीजी जनजातियां हैं, 3 प्रमुख पीवीटीजी अत्यंत पिछड़ी जनजातियां हैं, उनकी चुनौतियों के बारे में पता होना चाहिए। फिर घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ जो जनजातियों का प्रक्रम है, जातियों का प्रक्रम है, उस दिशा में आपको जानकारी होनी चाहिए कि किनको इसमें शामिल किया गया है। तो यहां आपको वह जानकारी तो होनी चाहिए। फिर जनजातीय व्यक्तित्व के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व जिन्होंने जनजातीय विकास के लिए अलग अलग क्षेत्रों में योगदान प्रदान किया है, वो कलाकार भी हो सकते हैं, वो राजनेता भी हो सकते हैं। मध्य प्रदेश के जनजातीय जो ब्लॉक हैं उनकी जो स्थितियां हैं 89 ब्लॉक्स, उनकी बात करें। पेशा अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जल जंगल जमीन की अधिकारिता की बात करता है और पेशा जो लागू किया गया राष्ट्रीय स्तर पर उसको किन किन राज्यों ने लागू किया, मध्य प्रदेश में क्या क्या प्रावधान उसके अंतर्गत स्थापित किए हैं, उसकी जानकारी होना चाहिए। फिर एक जो बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है जनजातीय विकास की चुनौतियां क्या क्या है। जैसे अगर हम बात करें स्वास्थ्य जनित चुनौतियां हैं, स्थायी रोजगार जनित चुनौतियां हैं, मदिरा पान की चुनौती है, ऋणग्रस्तता की चुनौती है, तो उसको एक सिस्टमेटिक ढांचे में आपको स्पष्ट होना चाहिए ताकि एक कॉन्सेप्ट को प्रस्तुत करें। प्लस इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो जनजातीय विकास की संभावनाएं कहां कहां देखी जा रही हैं। ऐसे समझिएगा कि हम जनजातीय परिवेश के अनुरूप जनजातीय विकास करें। मौलिक आधारभूत सुविधा का अधिकारिता सबको प्राप्त होना चाहिए। जैसे शिक्षा की बात करें, रोजगार की बात करें, रोटी कपड़ा मकान की बात करें, हम स्वच्छ पेयजल की हम बात करें, बिजली इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, तो सबको मिलना चाहिए। वह जनजातीय समुदाय के लोग जो कि आज गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लेकर के आधुनिक रोजगार के साथ जुड़ना चाहते हैं उनको वह अवसर मिले और जो पारंपरिक कौशल और ज्ञान के माध्यम से अपना योगदान अपने भविष्य के रोजगार के विकल्प के रूप में चुन करके देना चाहते हैं उनके प्रति भी हमें संगठित और व्यवस्थित प्रयास करना चाहिए। वनोपज संग्रह में इनकी भूमिका कैसे और एनहांस की जाए, वन संरक्षण में इनकी भूमिका कैसे सुनिश्चित की जाए, यह भी दृष्टिकोण आपके पास होना चाहिए। तो जनजातीय समस्या जनजातीय कल्याण के लिए और जो प्रयत्न है वह भी हमें यहाँ पर सुनिश्चित होने चाहिए। आप इस परीक्षा में इस दृष्टिकोण के साथ तैयारी कीजिए जो कि आपके लिए कारगर हो सकता है, जो अतिरिक्त आपको एडवांटेज प्रोवाइड कर सकता है। और याद रखिए जब आप जनजातियों के बारे में पढ़ रहे हैं तो अनुसूचित जनजाति के बारे में भी थोड़ा सा अवश्य देखिए। और यहाँ जो जनजातियों का प्रक्रम है, जब आप जनजातियों को परिभाषित करते हैं तो आप सामान्यतया राजनीतिक उद्देश्यों से परिभाषित करते हैं, संवैधानिक व्याख्या उनकी प्रस्तुत करते हैं। आपको समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से जनजातीय परीक्षण यहाँ पर स्पष्ट होना चाहिए, अर्थात समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से जनजातियों को हम कैसे परिभाषित और चिन्हित कर रहे हैं। कौन कौन से समाजशास्त्री हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश की जनजातियों पर प्रमुखता से प्रयास किया है, कौन कौन से वर्तमान ऐसे लोग हैं जो जनजातीय विकास के लिए सक्रियता पूर्वक प्रयास कर रहे हैं। ऐसी चीजों को अध्ययन में जरूर लेकर आइए। और फिर से मैं कहूंगा कि जनजातीय विकास की केंद्र और राज्य की कम से कम 5-5 योजनाएं आपको जरूर अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए जिसका स्वरूप अलग अलग हो। जैसे उनके वनोपज संग्रह, उनके रोजगार परक, उनके कौशल विकास संबंधी, उनकी शिक्षा संबंधी, उनपे स्किल डेवलपमेंट संबंधी, उनके सांस्कृतिक विकास से संबंधित इस तरीके की चीजें आपको जरूर पता होनी चाहिए। तो ये क्लास बनाने का उद्देश्य, इस वीडियो को बनाने का जो प्रमुख उद्देश्य था वो एआरओ के बच्चों के लिए यह सुनिश्चित करना कि वो अपनी इसकी तैयारी में जो उनको दिया गया सिलेबस है उसके अतिरिक्त कैसे अध्ययन करें, क्योंकि बोर्ड के पास
कोई सिलेबस नहीं विद्यमान होगा जिसमें आपसे वो क्वेश्चन पूछेंगे। और फिर मैं कहूंगा कि साक्षात्कार व्यक्तित्व का परीक्षण है, नॉलेज का परीक्षण नहीं है। नॉलेज आपकी पर्सनालिटी में वैल्यू एडिशन करता है। आपका कंटेंट, आपके आंकड़े आपकी चीजों को व्यवस्थित तरीके से वहां प्रस्तुत करते हैं। तो मुझे लगता है ये वीडियो जो एआरओ की साक्षात्कार देने वाले बच्चे हैं उनके लिए काफी योगदान परक हो सकता है। इस कड़ी में आगे भी मैं चर्चा करूंगा आपसे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।